ना मेरा ज्यादा किसी से बात होता था ना कुछ होता था। दिन में बस मैं अगर बोल रहा हूँ तो बस खाने के लिए मुंह खुलता था और घर में बात करने के लिए मुंह खुलता था, बस इस टाइप का चीजें हो जाती। सबसे बड़ा मतलब जो मेरा डिसीजन था वो जॉब छोड़ने का था। वो बड़ी इजीली मतलब नहीं हो पाता जॉब छोड़ने का, क्योंकि मेरी सैलरी भी करीब 4.8 LPA का मेरा पैकेज था जब मैंने छोड़ा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन इसी मंथ आने वाला है, तो काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब से लग जाइए। और ये एक तरह से समझिए तो लास्ट का जो ओवर्स होते हैं ना, 4 ओवर जो पावर प्ले वाला, वो ओवर समझिए। तो यहाँ पे धुआंधार बैटिंग करना है आप लोग को। बाकी आज के सेशन में हम लोग के साथ प्रशांत जी जुड़े हैं। इनका सिलेक्शन इसी साल एसएससी जेई 2022 में हुआ है। और काफी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी रही है। बहुत सारे एग्जाम्स इन्होंने दिए हैं और बहुत सारे एग्जाम में फेलियर्स वगैरह भी इनको देखना पड़ा है। बट द थिंग कि इनके मन में था कि लेना है तो सरकारी जॉब ही लेना है, और उसके लिए वो डटे रहे और लास्टली उनका सिलेक्शन हुआ। तो अगर आप लोग का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, या फिर आप प्रेशर्स हैं, तो हमारे ये इनिशिएटिव यानी कि जो भी इंटरव्यूज में लाता हूँ, तो वहां से उनकी गलतियों से आप सीखिए। और कहीं कहीं पे आप लोग का, जैसे किसी का रीजनिंग वीक होता है, किसी का नॉन टेक वीक होता है, तो उन चीज को कैसे बेटर वे में किया जा सकता है उस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए कनेक्ट करते हैं प्रशांत जी को। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो, या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, और सभी एग्जाम्स की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच की, जो कि सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है। साथ ही साथ अभय बैच, जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। दोनों ही बैच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। अभय इज कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच एंड अशोका इज कंप्लीट थ्योरी एंड प्रैक्टिस बैच, जहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे अभी आप लोग को इन दोनों बैचेस में काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो ये डिस्काउंट जो है सो 10 जुलाई तक ही वैलिड है, इसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडब्ल्यू लिंक पे क्लिक करो, और कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो हेलो प्रशांत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं। सब आप लोग की कृपा है, चल रहा है सब कुछ। तो बहुत बहुत बधाई आपको एसएससी जेई 2022 की इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू, थैंक यू। तो DPWD में सिलेक्शन। चलिए, तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर मेरा नाम प्रशांत है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। अ, मैंने 2019 में अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया। उसके बाद अपने कॉलेज में बेसिकली सारे बेसिक्स जो थे मैंने वहाँ से अपने कॉलेज की फैकल्टी से पढ़ाई करी थी। और उसके बाद हमारे जो एक टीचर थे शैलेंद्र सर नाम से, उन उनसे उनके पास हम लोग कोचिंग की तरह जाता जाया करते थे। तो उन्होंने हमको बताया कि बेसिक चीज़ें तो क्लास से कॉलेज से हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा एडवांस पढ़ना है अगर आपको, तो एस एकेडमी से आप क्रैश कोर्स कर लो करें। अच्छा। तो मैंने 2 महीने का एस एकेडमी से क्रैश कोर्स किया था कॉलेज टाइम में। उसके बाद मेरा मेन फोकस था कि मैं गेट के लिए प्रिपेयर करूं। मेरे क्योंकि कॉलेज के टाइम में मेरे को एसएससी जेई के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। मैं सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि गेट क्लियर करना है किसी तरीके से, पब्लिक सेक्टर में जाना है इस तरीके से। तो फिर मैंने 2019 का गेट दिया, उसमें क्वालिफाई हुआ, जस्ट क्वालिफाई हो पाया। फिर 2019 में मेरा एक जॉब लग गया, कॉलेज के प्लेसमेंट से। इंडियन ऑयल अदानी गैस का जॉइंट वेंचर था।
जिसमें मैंने लगभग 1 साल काम किया। और फिर उस समय मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ाई करने के लिए, ताकि मैं तो पहले से ही था कि किसी गवर्नमेंट या पीएसयू में जॉब करनी है करके। तो फिर मैंने फिर 1 डेढ़ साल नौकरी करने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैं जब जॉब छोड़ी थी तो मैंने ये सोचा था कि करीब 1 डेढ़ साल में मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, कोई ना कोई एग्जाम में क्लियर कर लूंगा, इस तरीके का मतलब मैंने लिख के रखा था कि इतना तो मैं तो कर लेना चाहिए। फिर जॉब छोड़ी, 2020 में मैंने जॉब छोड़ी। 2021 गुजर गया, फिर 2022 गुजर गया प्रिपरेशन में। और फिर फाइनली बहुत सारे एग्जाम्स में फेलियर फेस करने के बाद 2023 में फिर एसएससी जेई का मैंने प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ। और फिर अभी AIR 159 मेरा रैंक आया है। डिपार्टमेंट मेरे को मिला यहाँ पे थोड़ा सा आवाज कट गया। आपका रैंक 159 आया है, एमईएस डिपार्टमेंट मिला है, और मार्क्स कितने बने आपके? है। मार्क्स सर मेरे में 130, सॉरी 27.5 थे, जो रॉ मार्क्स थे। प्लस मेरा 10 नंबर के आसपास प्री में नॉर्मलाइज होके बढ़ा था, तो वन हम्म। थर्टी सेवन पॉइंट जीरो नाइन मेरा प्री का मार्क्स है। प्लस मेंस में मेरा 250 मार्क्स आया था, तो अच्छा। टोटल 387.09 मेरे मार्क्स आए। बस एक मार्क्स से मेरा CPWD रह गया। लेकिन जो मतलब होता है, मेरे को लगता है कि अच्छा ही होता है। एमईएस में डिजायर्ड कमांड मिल सकता है, CPWD हम्म। में रहता तो लास्ट में रैंक में होता, पता नहीं हम्म। कहाँ पे मिल जाता। समझ गया मैं। तो अब कैसा लग रहा है ये बताइए पहले। सर फाइनली बहुत मतलब बेटर फील कर रहा हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले से बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, क्योंकि जब प्रिपरेशन के टाइम में मैं यहाँ पर, जैसे मैं भिलाई में घर है, तो यहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मैं रह के तैयारी हम्म। कर रहा था, क्योंकि घर में उतना हो नहीं पाता था तैयारी सही से। हम्म। तो अदर डिस्ट्रिक्ट में रह के जब मैं तैयारी कर रहा था, तो वहाँ अकेला मैं ही था जो एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। बाकी सब स्टेट पीएससी और ये सारी चीजें एग्जाम को के लिए तैयारी कर रहे। ना मेरा ज्यादा किसी से बात होता था, ना कुछ होता था। दिन में बस मैं अगर बोल रहा हूँ तो बस खाने के लिए मुंह खुलता था और घर में बात करने के लिए मुंह खुलता था, बस इस टाइप का चीजें हो जाती। तो और बहुत सारे एग्जाम्स में मतलब निकलते निकलते ऐसा मुंह से बोलते हैं ना, मुंह से निवाला यहाँ तक आने के बाद निकल जाता था। तो हम्म। इस टाइप से होता था, तो बहुत मतलब परेशान हो जाता था, उस समय कॉन्फिडेंस बहुत डाउन भी हो गया। लेकिन फिर ये एग्जाम क्लियर करने के बाद थोड़ा अब फील होता है कि जैसे अब और बेटर एग्जाम्स को इससे और आगे जाने के लिए सही तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि मल्टीपल फेलियर्स आपने फेस किए हैं, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि लास्ट 1.5 2 साल में आपने 50+ एग्जाम्स दिए हैं, और उसमें करीबन 10 से ज्यादा एग्जाम्स में आपका पहला पेपर क्लियर हो गया है, फिर भी आपका कभी इंटरव्यू में नहीं हो पाया, कभी पेपर 2 नहीं निकला। तो और आपका माइंडसेट भी था कि हमको 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन ले लेना है, जैसा आपने बताया। तो हम्म। जब टाइम बीतता है, जब जैसे कि 1 से 1.5 साल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और मल्टीपल फेलियर्स आ रहे हम्म। हैं, तो क्या माइंडसेट में क्या मतलब कि प्रभाव पड़ता है, और कैसे उसको मैनेज किया आपने? सर जब सबसे बड़ा मतलब जो मेरा डिसीजन था वो जॉब छोड़ने का था, वो बड़ी इजीली मतलब नहीं हो पाता जॉब छोड़ने का, क्योंकि मेरी सैलरी भी करीब 4.8 LPA का मेरा पैकेज था जब मैंने छोड़ा था। तो वो ठीक ठाक था। जब मैं छोड़ रहा था मेरा जॉब, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था, मतलब मेरे खुद के सीनियर्स जो वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने भी बहुत समझाया था कि अभी मत छोड़ो। और फिर बोले थे जब तुम छोड़ोगे तो तुम्हारे सारे दोस्त लोग का जॉब होगा, तुम मतलब एग्जाम दे रहे होगे, नहीं हो पा रहा होगा, ये सारी चीज मैंने फेस किया है, इसलिए तुमको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें उन्होंने बोला था। और क्योंकि ये सारी चीजें मैं भी जानता था कि ये तो होनी है, क्योंकि ये जो भी प्रिपरेशन करता है उसके मतलब ये एक मेन चीज है जो कि सबको फेस करनी होती है, फेलियर्स का फेस करना। ये सब
मतलब एक पार्ट है स्ट्रगल का। बिल्कुल। तो फिर जब भी मैं, ऐसा होता है कि जब प्री निकला, मेंस नहीं निकल पाया, और मेंस निकला तो कुछ किसी चीज से आउट हो गए, तो फिर उस समय मैं ये फील करता हूँ कि, या ये माइंड सेट रखता हूँ कि मैंने स्टार्ट किस लिए किया था, क्योंकि मैं ये सब होगा तो ये तो मैं पहले से ही जानता था ना, कि ये सारी चीजें तो फेस करनी पड़ेगी मुझको, लेकिन इसके बावजूद मैं आगे बढ़ते रहूंगा। इसके बावजूद मेरे को रुकना नहीं है, और आगे एग्जाम्स देते रहना है, और एक ना एक दिन तो मैं पाऊंगा, इस कॉन्फिडेंस से तो मैंने स्टार्ट किया था। तो ये सब सोच के फिर मैं अपने आप को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश करता हूँ। और साथ में फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, स्पेशली मेरा जो बड़ा भाई है, वो असिस्टेंट लोको पायलट है, तो उसने भी ये सारी चीजें फेस की हुई है। तो वो मुझको समझाता था, तो और मैं भी जब एक बार, मतलब मैंने जब बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था, जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम में मैं 0.4 मार्क्स से रह गया था, तो उस समय मतलब मेरे को लगता था कि ये तो एटलीस्ट इस एग्जाम को तो क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट है। हम्म। लेकिन वो एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया था, तो मैं अपने घर में जैसे बात करते करते मेरे मतलब रोना आ जाता था इस टाइप से। तो वैसा हो गया था। फिर अपने भाई से बात करके, और फिर इस तरीके से पेरेंट्स से बात करके थोड़ा संभला, और उसके बाद से मैंने जितने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे कि के बाद से मतलब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा कि अब करना ही है मेरे को। फिर मैंने सीजीएल का प्री 2 बार क्लियर किया, एमटीएस का प्री क्लियर किया था, उसका आगे नहीं देने जा पाया मैं। फिर एसएससी सीपीओ मैंने क्लियर किया था प्री, और मेन जब उसका फिजिकल एफिशिएंसी था, तब दूसरा एग्जाम पड़ गया था, तो मैं वो देने नहीं जा पाया। एचपीसीएल का मैंने क्लियर किया था प्री, फिर इंटरव्यू वाले राउंड में मैं मतलब आउट हो गया था। फिर मैंने गेल का एक पीएसयू, गेल का भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैं आउट हो गया था। लेकिन फिर फाइनली लास्ट में एसएससी जेई के लिए मैंने पूरे तरीके से, मतलब इसको करना है किसी भी तरीके से करके, ये सोचा था। और फिर इसमें फाइनली इसमें सिलेक्शन हो गया। ये बहुत बहुत बधाई आपको फिर से कि इतना स्ट्रगल देखने के बाद भी आपका हिम्मत जो है सो टूट नहीं रहा था। और ऐसे ही होना भी चाहिए, लोग ये पहले से पता होना चाहिए कि ये होगा। और फेलियर हम्म। का ही बाई प्रोडक्ट हमारा सक्सेस है। फेलियर नहीं देखेंगे तो सक्सेस का जो स्वाद है वो पता नहीं चलेगा कि कैसा है। सही बात है सर। पहली बार में ही मिल गया रहता तो इतना, मतलब वो खुशी और वो वैसा नहीं फील हो रहा होता। बिल्कुल। तो अब बताइए कि जो 24 मई का जो रात था, उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ और नींद आई कि नहीं आई। सर एक्चुअली क्या है कि एक तो हमारे ग्रुप में एक पिंपॉम हुआ करता था। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो पिंपॉम जो है, ऐसे अफवाहें फैलाया करता था कि अभी रिजल्ट नहीं आएगा, और केस लग गया है, ये हो गया, वो हो गया है। तो हम लोग सोचते थे कि चलो यार, जब रिजल्ट का दिन था, उस दिन उसने बोला कि अब रिजल्ट नहीं आएगा, 1 हफ्ते का समय लगेगा। हम्म। तो मैंने सोचा चलो यार, हो गया, अब इतना इंतजार करने से छोड़ो। मैंने मोबाइल वोबाइल सब एक जगह रख दिया था, और मैं दूसरे रूम में था। फिर अचानक से मेरे मतलब मोबाइल में कॉल आना स्टार्ट हो गया। मेरा एक दोस्त है, और उसने कॉल किया, 2 बार कॉल किया, फिर 2-3 बार कॉल किया। तो लगा मैं डर जाऊंगा, तो मेरे को मैसेज कर दिया उसने, सरकारी बाबू ऐसा करके मैसेज कर दिया मुझे। हम्म। तो मैंने जब फिर कॉल उठाया उसको, बोला क्या हो गया भाई, इतने बार कॉल किया कर। फिर उसने बोला भाई सरकारी बाबू बन गए हो तुम, ऐसा करके। तो मैं बोला क्या बात कर रहा है भाई, इसका रिजल्ट तो अभी नहीं आने वाला था। तो उसके बाद फिर मैंने जब रिजल्ट देखा, तब देखा एमईएस डिपार्टमेंट मिला है। तो बहुत बहुत खुशी हुआ, क्योंकि ये यही एक एग्जाम बचा था बस। इसके हम्म। बाद से मेरे को फिर से सारी चीजें स्टार्ट करनी पड़ती अगर ये नहीं होता तो हम्म। इसीलिए मतलब ये एक रिलीफ मिला बहुत इस चीज से। चलिए, तो अब बात करते हैं एसएससी स्पेसिफिक। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो आपने 2020 में जैसे स्टार्ट किया, तो वहां यस। से जब स्टार्टिंग किया तो कोई वीडियोस वगैरह या फिर कहीं से गाइडेंस लेके आपने कोई रिसोर्सेज कहाँ से आपने कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। सर जैसे इसमें एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आते हैं, तो मेन जो रहता है वो कितनी जल्दी टाइम मैनेज करके कर पाते हैं वो सारी चीजें।
तो हम्म, क्योंकि 200 क्वेश्चन 2 घंटे में बनाना, मतलब मैंने इससे पहले भी एसएससी का एग्जाम दिया था, एसएससी हम्म, जेई का, लेकिन टाइम कम पड़ जाता था हमेशा। तो इसके उसके लिए मतलब मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे उसके जस्ट एग्जाम से पहले। और हम्म, इसके जो रिसोर्सेस वगैरह है, मैंने जो एस एकेडमी से मैंने क्रैश कोर्स किया था, हम्म, तो उसके जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, वो सारे शॉर्ट नोट्स मैंने पहले देखे। लेकिन कुछ पार्ट्स थे एसएससी में जो कि गेट में नहीं आते हैं, जैसे यूटिलाइजेशन हम्म, वाला पार्ट है, और वेल्डिंग एस्टिमेशन। वगैरह, ये सारी चीजें जो है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाली चीजें, तो ये सारी चीजें जो है वो गेट वगैरह में नहीं आती थी। तो इसके लिए मैंने अलग से फिर यूट्यूब के थ्रू, और फिर एक आध बुक्स थी उसके थ्रू मैंने फिर स्टडी करी थी। बीएल थरेजा था, उससे मैंने देखा था, जेबी गुप्ता में भी कुछ कुछ दिया हुआ है, वीके मेहता में भी कुछ कुछ दिया हुआ है। तो सबसे जोड़ के मैंने पहले शॉर्ट नोट्स बनाया था, जितना सिलेबस है उसके हम्म, अकॉर्डिंग मैंने पहले से जितने शॉर्ट नोट्स थे उनको प्रिपेयर किया। जो चीज नहीं थे उनको उनका शॉर्ट नोट्स बनाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने जब ये बेसिक्स कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट किया। तो मॉक में स्टार्टिंग में बहुत थोड़े खराब मार्क्स आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा जो मॉक है उसमें, जैसे फुल लेंथ टेक्स्ट बुक के मॉक देता था, तो हम्म, उसमें लगभग मतलब 150 एआईआर के मतलब अंदर ही आता था। 160 एक बार आया, 107 आया है, 92 एक बार आया, इस टाइप से आता था। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता था मेन एग्जाम के लिए। और उसके साथ जब मेंस का एग्जाम आया था, तो मेंस के एग्जाम में मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर मेडिसी की बुक आती है उसके थ्रू मैंने किया था। प्लस आपने पिछले साल के मेरे को वो भी भेज दिए थे, टेस्ट सीरीज हम्म, के क्वेश्चन, तो उसको भी लगा लेता था। तो तो जैसे आपने बताया कि जो पोर्शन आपका जैसे पढ़ा हुआ है वो आप कर लेते थे शॉर्ट नोट से, और जो पोर्शन आपका नहीं पढ़ा हुआ जैसे यूटिलाइजेशन जो टॉपिक्स यस। मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं तो उसको हम्म। आप प्रिपेयर करते हैं। हम्म। तो ये वाला हम्म। दिक्कत बहुत लोगों के साथ आता है कि मिसलेनियस टॉपिक्स जो है वो कहाँ से करें, तो उसके लिए कोई रिसोर्स आपको अगर ऑथेंटिक पता हो तो बता दीजिएगा। सर सर जैसे दो बुक का मैंने नाम लिया, एक तो वीके मेहता है, और एक तो हमारा बीएल थरेजा से भी पढ़ा था मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स, और जेबी गुप्ता में भी दिया हुआ है कुछ कुछ। और उसके साथ मैंने यूट्यूब से भी चीजें पढ़ी थी। यूट्यूब से वेल्डिंग वाला पार्ट, वो सारी चीजें मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी। और यही सर, ये बुक्स मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि अदर पार्ट्स है। बाकी तो जो बेसिक्स जिसके स्ट्रांग है ना, हम्म, कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से ही करीब 27 से 30 क्वेश्चन आ जाता है फ्री में। तो वो बेसिक्स अगर स्ट्रांग रहेगा तो अच्छा खासा टेक्निकल में स्कोर हो जाता हम्म। तो अब बात करते हैं नॉन टेक के बारे में कि नॉन टेक बहुत बड़ा है। सिलेबस है और उसको बहुत आप पढ़ सकते हैं लेकिन मार्क्स उससे आते हैं कम। उसको कैसे हैंडल हम्म। करें, साथ ही साथ करंट अफेयर समझ में नहीं आता है कहाँ तक पढ़ना है, तो इन दोनों के बारे में बताइए। सर मैंने जब जेई के लिए तैयारी कर रहा था, तो उसी समय मेरा सीजीएल का भी एग्जाम था, जस्ट उसके अगले मंथ। तो मैंने क्या है उसके लिए भी नॉन टेक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। नॉन टेक में जैसे कि बेसिक कुछ चीजें हैं सर, जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। हम्म, तो उन उन टॉपिक को सबसे पहले करने का मैंने सोचा था। जैसे कि पॉलिटी है, जो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन उससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। हम्म, और बायोलॉजी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। साइंस के जो पार्ट है, जो नॉर्मली इंजीनियर्स को थोड़ा आसान पड़ जाते हैं, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आ गए तो वो बन ही जाते हैं लोगों से। और इस टाइप से साइंस मैंने ठीक से किया था, पॉलिटी ठीक से करी थी। और फिर बेसिक ज्योग्राफी से कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं। उससे प्लस करंट अफेयर्स अगर इतना भी करके जाते हैं तो एक डिसेंट मार्क्स बन जाता है सर। स्टैटिक जो पार्ट है वो लूसेंट से मैंने लूसेंट का पार्ट पढ़ा था। और कुछ लेक्चर्स मैंने तो मेरे को टेलीग्राम में मेरे को लेक्चर्स मिल गए थे, तो कुछ उन लेक्चर्स के थ्रू भी मैंने जीके का स्टडी करी थी। और करंट अफेयर्स के लिए मैं मंथली जो रहता था कंपाइलेशन वो देखता था। उत्कर्ष क्लासेस का गौरव सर पढ़ाते थे, तो हम्म, वो बड़ा डिटेल में 1-1.5 घंटा मंथली का बताती। प्लस एक पीडी के करंट अफेयर्स का बुक आता है, तो जस्ट रिसेंट हर एक साल का वो लोग बनाते हैं। अक्टूबर का जस्ट मेरे पास था, ये होगा, ये अक्टूबर तक
था मेरे पास। तो इसके थ्रू मैंने बाकी जो पार्ट था वो कंप्लीट किया। तो लास्ट के आपने एक और ईयर का करंट अफेयर किया था या 6 महीने का? लास्ट 6 मंथ्स का मैंने किया था सर। मेन तो उसी को किया था। हम्म, बाकी जो स्पीडी वाली बुक है ना, उसमें बहुत सारा स्टैटिक पार्ट दिया हुआ है, जो हम्म, कि मतलब उसको भी, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्पीडी की बुक भी अगर कर लेते हैं तो जो करंट और स्टैटिक वाला पार्ट है बहुत बहुत हद तक हो जाता हम्म। तो अब बात करते हैं मेंस ओरिएंटेड। तो जैसे कि आपका प्री हो गया, तो रिजल्ट आने के बाद आपने प्रिपरेशन मेंस की थी या फिर पहले से आप कॉन्फिडेंट थे और थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे थे? है। सर जैसे प्री मेरा क्लियर हुआ था, मेरे को पता था मेरा शिफ्ट जो है थोड़ा सा हार्ड आया है। लगभग तीनों शिफ्ट में से हम लोग का शिफ्ट थोड़ा हार्ड था, तो उसमें मार्क्स तो जरूर बढ़ेंगे, इतना मेरे को पता था। हम्म, वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, तो मेरे को पता था कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम ही जाने वाला है। तो प्री निकलने का मेरे को लगा था कि हो जाएगा। लेकिन उसके जस्ट एक महीने, जो एसएससी जेई है उसके जस्ट एक महीने बाद सीजीएल का एग्जाम था। सीजीएल हम्म, का प्री था। हम्म, तो सीजीएल का प्री के लिए फिर मैंने, जैसे ही जेई का कंप्लीट हुआ तो सीजीएल के प्री के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर सीजीएल का प्री जैसे कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने फिर एसएससी जेई मेंस के लिए फिर तैयारी स्टार्ट कर दी। मेरे को पता अभी एसएससी मिशन मोड में चल रहा है, तो फिर कभी भी रिजल्ट आ सकता है और कभी भी मेंस का एग्जाम हो सकता है। चलिए तो एट लास्ट आप उन लोगों के लिए बताइए जो लोग इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 में। उन कैंडिडेट को अभी कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि 3 महीने ही बचे हैं लास्ट के। तो काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से करें कैसे करें, और बहुत लोगों का ऐसा है कि जीके बिल्कुल ही गायब है। तो थोड़ा गाइड कर दीजिए जिससे कि उन लोगों का थोड़ा हेल्प हो जाए। सर जैसे अभी सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने में मैं लगभग बोलूंगा कि एक महीने में अपना बेसिक्स जो है उनको पहले ट्राई करें। सिलेबस के सारे टॉपिक्स को आप किसी मतलब स्टैंडर्ड बुक से, अच्छी बुक से, या फिर किसी कोचिंग क्लास के नोट्स अगर आपके पास हो तो उसके थ्रू पहले कंप्लीट करिए बेसिक्स को। और उसके बाद बेसिक्स जैसे कंप्लीट होता है पहला पार्ट, तो दूसरा पार्ट फिर आ जाता है कि हम लोग को क्वेश्चंस बनाने हैं नए नए, या फिर जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो हम्म, प्रीवियस ईयर की मैंने एक यूथ कंपटीशन की बुक ली थी, सिर्फ एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर था उसकी। तो वो पूरा बुक मैंने कंप्लीट किया था। तो जैसे एक डेढ़ महीने में अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर वाला बुक आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप साथ ही साथ भी आप मॉक देना भी स्टार्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में मॉक देना स्टार्ट करेंगे, और जितना आप ज्यादा मॉक देंगे प्री के लिए स्पेशली मैं बोलूँ तो, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और फिर जो एग्जाम, मेन एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्रशांत जी बहुत अच्छा लगा आप आए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी एक्सपीरियंस और जो भी स्ट्रेटजी आपकी रही है उसको शेयर किया है। तो होपफुली आप लोग का ज्वाइनिंग जल्दी आ जाए। बाकी अभी प्रोसेस में क्या चल रहा है अभी आप लोग का एमईएस में? सर आप सबसे पहले तो आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू सीरीज आपने स्टार्ट करी इससे, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं इंटरव्यू देख के ही थोड़ा सा मोटिवेट होते रहता था। और फिर ये हमारा जो एमईएस का है अभी फिलहाल, कमांड प्रेफरेंस हम लोगों ने भेजा है कि कौन सा लोकेशन में हम लोगों को चाहिए, कौन से कमांड में हम लोगों को जॉब पोस्टिंग चाहिए। तो वो भेजा है। अभी उनके बाद वहां से एक प्रोविजनल ऑफर लेटर अभी मिला है। और फिर अभी उनका जस्ट अभी कुछ दिनों में शायद हमारा वो एलोकेटेड जो लिस्ट है कि किसको कौन सा कमांड मिला है वो आ जाए। तो फिलहाल वेट, इंतजार ही कर रहे हैं सर, वेट ज्वाइनिंग लेटर का। अगस्त तक हमको लगता है कि एमईएस का हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा से फास्ट चलता है एमईएस। बाकी डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी से पहले चलता है। इस साल सीपीडब्ल्यूडी स्पीड में चल रहा है, बाकी देखिए क्या होता है। हम लोग वेट ही कर सकते हैं और एंजॉय हाँ, कीजिए इस मोमेंट को। हो जाए सर, तभी तो नहीं हो जल्दी। चलिए ठीक है फिर प्रशांत जी, रखते हैं यहीं पे, एंड करते हैं। चलिए, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू चैनल पे आने के लिए। और ऐसे ही टेलीग्राम पे सबको जैसे आपको हेल्प मिला है वैसे ही आप दूसरों को भी हेल्प कीजिए। एटलीस्ट जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक पूरा टाइम आपको देना है। ओके ओके सर। चलो, ठीक है।